हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज की क्लास कौन से टॉपिक पर होने वाला है। शुरू करते हैं आज की क्लास को और डिटेल से जानेंगे। आज हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ में साइंस के भी कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली हम लोग शाम 7 बजे लाइव आते हैं लोग, लेकिन 2 दिन, आज और कल 2 दिन आप लोगों को रिकॉर्डेड मिलेगा। फिर अगेन 2 तारीख से आप लोग को जिंदा रूप में यानी लाइव रूप में आप लोगों को क्लासेस मिलने लगेंगे। आज पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है और पूरी क्लास लास्ट तक जरूर देखिएगा और किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बागान खेती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहली बात, मैंने कई बार आप लोग को थ्योरी क्लास में पढ़ा चुका हूं, प्लेलिस्ट भी उसका अलग बना हुआ है, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये 10th क्लास का ज्योग्राफी का है, दूसरा नंबर चैप्टर कृषि से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन लिखा है कि बागान खेती, बागान खेती के मतलब का होता है, तो याद रखिएगा कि ऐसी खेती जिसमें एक ही प्रकार का फसल बड़े बड़े स्तर पर उगाए जाते हैं, जैसे कि आम का बागान हो गया, केले की बागानी हो गई, लीची के, या किसी भी जो है फल या सब्जियों का बड़ी बड़ी क्षेत्रों में खेती करना बागान कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि इसमें एक ही प्रकार की खेती, एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। बिल्कुल ये सही है, हमें ढूंढना है गलत, यहाँ पर ढूंढना है क्या है, सही नहीं है। दूसरा लिखा है बागान में कृषि और उद्योगों का इंटरफेस होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, तीसरा लिखा है बागान भूमि के बड़े हिस्से को कवर करते हैं जिसे एस्टेट कहा जाता है, ये भी सही है। तीनों ही कथन सही है, इसमें ढूंढना था कि कथन कौन सा सही नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी और ई, ये 2 ऑप्शन मैं नहीं दिया हूं क्योंकि डी मतलब होता है एक से अधिक और ई मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा डी और ई दोनों ऑप्शन में छोड़ दिया हूं, फिर से बता दे रहा हूं। डी मतलब होता है कि इनमें से एक से अधिक और ऑप्शन नंबर ई मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य फसल नहीं है। खाद्य फसल मतलब खाने वाली फसल, तो चावल खा सकते हैं, गेहूं खा सकते हैं, लेकिन कपास खाया नहीं जाता है। कपास से क्या बनता है, सूती वस्त्र बनता है, याद रखिएगा सूती कपड़ा बनाया जाता है। तो ये कपड़ा में वस्त्र उद्योग में जाएगा, ना कि खाने वाले उद्योग में जाएगा। तो ये खाद्य फसल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल जो है वाणिज्यिक फसल माना जाता है। वाणिज्य मतलब क्या होता है, वाणिज्य मतलब होता है व्यापार, बिजनेस, यानी कि चावल इतना वहां पर उत्पादन किया जा रहा है कि आप खाने के अलावा बेच भी ले रहे हैं। कहाँ पे हो जाएगा, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा या बिहार हो जाएगा। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा चावल भारत में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और साथ ही साथ में दूसरा देखेंगे तो पंजाब में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, दूसरा जो है पंजाब में पाया जाएगा। याद रखिएगा कहाँ पे, वेस्ट बंगाल और प्लस में पंजाब पाया जाएगा, लेकिन यहाँ वेस्ट बंगाल दिया है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा जो क्वेश्चन आप सभी के समक्ष जो दिख रहा है, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में आदिम निर्वाह खेती को क्या कहा जाता है। कई बार मैं आप सभी को बताया हूं कि जो पूर्वोत्तर भारत है, जिसको 7 सिस्टर भी कहा जाता है, ये वाला हो गया नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत। इसमें यहाँ पर असम है, अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद से यहाँ पर नागालैंड है हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। बाकी जितने भी ये सभी राज्य है, इसमें जो है असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में जो खेती की जाती है उसे झूमिंग कृषि कहा जाता है। झूमिंग कृषि कहा जाता है। इसी कृषि को स्थानांतरित कृषि, इसी कृषि को घुमंतु कृषि, इसी कृषि को कर्तनम दहन कृषि, बहुत सारे नाम से जाना जाता है, बहुत सारे नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल है। अभी मैंने बोला बागान फसल में क्या आ जाएगा, चाय, कॉफी, केला, गन्ना, ये सारे चीज बागान फसल के अंतर्गत आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, खरबूजा उगता है रबी मौसम में, खरीफ में या जायद में। ध्यान से आप सुनिएगा, रबी जो होता है ना, रबी में क्या होगा, गेहूं, गेहूं से क्या बनता है, रोटी बनता है, रोटी बनता है। तो र से रोटी, र से रबी फसल। खरीफ जो होता है ये किस में होता है, खरीफ मौसम में कौन सा फसल होता है, तो ख से खरीफ, ख से खिचड़ी, खिचड़ी क्या चीज बनेगा, चावल का बनेगा। कौन सी बनेगा भैया, चावल का बनेगा। तो खरीफ में होगा धान की खेती। जायद में क्या होता है, जायद में वो फसल पाए जाते हैं जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, है कि नहीं, ये सब जायद फसल के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किस से पेय फसल का भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। यानी पेय फसल मतलब, पहली बात की पेय फसल का मतलब क्या होता है, ऐसा फसल जिसको हम लोग पीने के रूप में यूज करते हैं। कॉफी हो गया, इसमें दाल नहीं होगा, चाय हो गया, ये 2 चीज हो गया जिसको पीने के रूप में यूज किया जाता है। अभी इन दोनों में सबसे ज्यादा उत्पादन भारत क्या करता है, जाहिर सी बात है चाय करता है। चाय का उत्पादन भारत बहुत ज्यादा करता है, याद रखिएगा।
और चाय उत्पादन और निर्यात करने में भारत एक नंबर पे, याद रखिएगा, ठीक है, दुनिया में, ठीक है। और साथ ही साथ में देखा जाए चाय के लिए फेमस राज्य देखा जाएगा तो असम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। लेकिन एक हैप्पी घाटी है, हैप्पी घाटी, ये हैप्पी घाटी जो है ना, ये चाय वहां पर बहुत प्रसिद्ध चाय मिलती है। ये जो हैप्पी घाटी है ना, कहाँ की है? दार्जिलिंग की है। अब ये दार्जिलिंग कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का। तीसरा, हरी जो होती है ग्रीन टी, जिसको ग्रीन टी या हरी चाय बोला जाए, ग्रीन टी जो होता है ना, ये कहाँ पाया जाएगा? तो याद रखिए ये सिक्किम में ज्यादातर पाया जाता है, सिक्किम में ज्यादातर पाया जाता है। कहाँ भैया? सिक्किम में ज्यादातर पाया जाता है। अब लोकेशन वाइज भी आपको याद रखना है कि कौन सा हो गया सिक्किम राज्य। कई बार मैं बता चुका हूं, ये हो गया सिक्किम राज्य, यहाँ पर असम और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इसके बाद से मिजोरम, मेघालय, ये मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये सारे राज्य आप लोग जरूर याद रखिएगा। मैं कई बार बताता हूं, राज्य याद करने का तरीका क्या होता है कि आप अपने घर पे क्या कीजिए, मैप का फोटो रख लीजिए, डेली आप देखते रहेंगे तो 1 महीने बाद पूरी राज्य आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या है? यानी भारत के लोग क्या करते हैं? तो जाहिर सी बात है खेती करते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा चुका हूं कि 2/3 यानी 2/3 हिस्सा लोग जो होते हैं वो कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं। 2/3 मतलब होता है, इसको 100 से गुना कीजिएगा तो आप गुना करने के बाद देखिएगा तो 66.6% आएगा, ठीक है। लगभग जो है 66% लोग कृषि कार्य में लगे हुए, याद रखिएगा। भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसमें 66% जो है लोग क्या कर रहे हैं? खेती में लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 3 प्रमुख फसल मौसम बताइए, यानी किन किन मौसम में फसल होती है? तो रबी, खरीफ और जायद, ये 3 मौसम हैं। रबी फसल जो हो गया, रबी मौसम में रबी फसल होती है, खरीफ मौसम में खरीफ और जायद मौसम में जायद फसल का उत्पादन किया जाता है। तीनों के बारे में पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं आप सभी को। निम्नलिखित में से एक दाल जो है मिट्टी की उर्वरता को बहाल करने में मदद नहीं करता। मतलब कहने का मतलब क्या है, जितनी भी दाल होती हैं वो मिट्टी में उर्वरता को बढ़ाती है या उसको बढ़ाने में मदद करती है, लेकिन एक दाल जो है वो दाल है अरहर। क्या है? अरहर दाल है, जो कि मिट्टी में उर्वरता को नहीं बढ़ाता है, बेकार है। बाकी ये सारे दाल जो है मिट्टी में उर्वरता को बढ़ाते हैं। कौन सा दाल हो जाएगा? अरहर दाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है और सितंबर अक्टूबर के महीने में काटी जाती है? यानी कि बरसात में बोइएगा और ठंडा आते आते काट लीजिएगा, वो हो जाएगा खरीफ फसल। खरीफ मतलब क्या? धान की फसल। धान को बरसात में बोया जाता है और ठंडा आते आते काट लिया जाता है। और ठंडा में बोया जाएगा रबी को, यानी गेहूं को, और उसको गर्मी आते आते काट लिया जाएगा, यानी मार्च में काट लिया जाएगा, फरवरी मार्च में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद फसल मौसम के दौरान पैदा की जाती है? जायद फसल गर्मी में होता है, प्योर गर्मी में। तो गन्ना जो होती है नहीं पूरे सालों भर होता है, तो ये होगा नहीं। खरबूज हो जाएगा, ये जायद फसल के अंतर्गत आएगा, ये प्योर गर्मी में, यानी कि मार्च अप्रैल के महीने में इसको बोया जाएगा और जून जुलाई यानी कि जो खरीफ फसल है उसको बरसात के मौसम से पहले इसको काट लिया जाएगा। ये प्योर गर्मी में होगा जायद फसल, याद रखें। खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये सारी चीजें जो है ना वो जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला है, रबी की फसलें हैं तो इसको सर्दी में बोया जाता है, यानी ठंडा बोया जाता है, और गर्मी में काट लिया जाता है। पहला ही ऑप्शन बहुत ही सही है। बरसात में नहीं बोया जाएगा, गर्मी में नहीं बोया जाएगा, ठंडा में बोया जाता है और गर्मी में काट लिया जाए, जो कि अभी वर्तमान में गेहूं की बुआई हो चुकी है, ऑलमोस्ट जगह हो चुकी है। याद रखिएगा, पानी वगैरह पटाया जा रहा है। आप लोग गाँव देहात से होंगे तो जान पा रहे होंगे ये चीजों को, है ना। मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मूंगफली का उत्पादन करने वाला पहला जो राज्य है वो राज्य याद रखिएगा गुजरात है। कौन सा भैया? गुजरात 1 नंबर पे मूंगफली को उत्पादन करने में। लेकिन यहाँ दूसरा पूछ रहा है तो दूसरा याद रखिएगा तमिलनाडु के अंतर्गत में आ जाएगा दूसरा। लेकिन 1 नंबर पे मूंगफली उत्पादन करने वाला 1 नंबर कौन सा राज्य होगा? गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल बाजरा नहीं है? तो याद रखिएगा बाजरा क्या नहीं होगा? तो ज्वार जो होता है ना, ये ज्वार बाजरा नहीं होता है, ठीक है। ज्वार क्या होता है? बाजरा के अंतर्गत नहीं आता है, याद रखिएगा। अगला फसल है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? खरीफ फसल है, याद रखिएगा। यहाँ इस क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको करेक्ट कीजिएगा। यहाँ कह रहा है कि बाजरा कौन सा नहीं है। देखो ज्वार बाजरा तो एक ही हो गया, रागी भी हो जाएगा, मक्का जो होगा ना ये बाजरा का अंतर्गत नहीं आएगा। 15 नंबर क्वेश्चन अगेन करेक्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ज्वार बाजरा रागी ये एक ही कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जबकि मक्का जो होता है ना एक अलग कैटेगरी में आता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? खरीफ फसल में कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिए खरीफ में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया कि खरीफ में खिचड़ी यानी कि धान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धान हो जाएगा। यहाँ यह अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, धान हो जाएगा। ठीक है, धान हो जाएगा खरीफ फसल में। खरीफ की फसलें उगाई जाती है बरसात में के साथ जो है बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। बिल्कुल ही सही जवाब है, पहला ही सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वर्ण रेशा यानी कि स्वर्ण रेशा बोले तो गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट को क्या बोला जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े के पालन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? याद रखिएगा रेशम उत्पादन कहा जाता है। रेशम के कीड़े के पालन को क्या बोलेंगे? रेशम पालन बोलेंगे, या उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो रेशम पालन या सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम पालन या सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर कहा जाता है, सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर बोला जाएगा। ठीक है, सेरीकल्चर याद रखिएगा। रेशम का पालन क्या कहलाता है? रेशम के कीड़े को पालना सेरीकल्चर कहलाता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश तेलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अपना देश भारत जो है तेल उत्पादन करने में 1 नंबर है। फिर भी अपने देश भारत में तेल बहुत महंगा है। ठीक है, खरीफ मौसम की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल यानी कि जो बरसात में बोया जाएगा, ठंडा में काट लिया जाएगा, वो खाद्यान्न फसल यानी खाने वाली फसलों जो है वो हो जाएगा चावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कॉफी की सबसे पहले शुरुआत की गई थी, तो कहाँ की गई थी? तो याद रखिएगा यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी ये कहाँ भाई साहब? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है एक पहाड़ी जो है, उसका नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी। उसी पर सबसे पहले कॉफी की खेती की गई थी। मक्का किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है? तो याद रखिएगा मक्का जो होता है दोमट मिट्टी में उगती है, लेकिन बलुई दोमट में, ठीक है, बलुई दोमट में उगाई जाती है, याद रखिएगा। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, बलुई दोमट में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल गुड़, खांड सारी और गुड़ का मुख्य स्रोत है? ये सारा चीज जो बनता है ना, ये गुड़ वगैरह, ये खांड सारी, ये सारा चीज बनता है गन्ना से बनता है। गन्ना से बनता है, चीनी बनेगा, गुड़ बनेगा, खांड सारी बनेगा, ये सारी चीज गन्ना से बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण गैर खाद्य फसलें यानी कि खाने वाली ये फसलें नहीं है, खाने वाली फसलें नहीं है, कौन सी हो जाएगी? तो जिसको खाया नहीं जाएगा। चाय कॉफी जो है ये पिया जाता है यानी खाने के रूप में उपयोग होता ही है। ज्वार बाजरा या दाल ये भी खाने के रूप में उपयोग होता ही है। कपास और जूट जो है ये खाने के रूप में नहीं, पहनने के रूप में या अन्य चीजों में इसको यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा गैर खाद्य फसलें। अब आएंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे हम लोग इतिहास का, हिस्ट्री का। ज्योग्राफी में 25 में कितना सही हुआ ये कमेंट करके जरूर आप सभी को बताना है। और इतिहास के लगभग जो है 15 क्वेश्चन करेंगे लोग, जिसमें पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? यानी महाभारत को तमिल में अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया था। ये किसने अनुवाद किया था? तो याद रखिएगा इसमें से ऑप्शन जो दिया गया है, तोल्कापियर नहीं किए थे, क्योंकि तोल्कापियर जो है तोल्कापियम नामक ग्रंथ लिखे थे। इलांगो अगिल ये भी नहीं होंगे और शीतले ये भी नहीं होंगे। अब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका होगा, ये याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? पेरू देवनार। क्या नाम है? पेरू देवनार। ये जो है महाभारत को तमिल भाषा में ट्रांसलेट किए थे, जिसका नाम रखे थे भारत वेनवा। क्वेश्चन दूसरा लिखा हुआ है, मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा ये निर्माण कराने वाले थे नरसिंह वर्मन प्रथम थे, जिनके नाम में ही मम्मल लिखा हुआ है, मम्मलपुरम से। ठीक है, स्पष्ट रूप से आपको शायद दिख भी रहा होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे, किस मंदिर को राजसिंहेश्वर या राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो कांची का कैलाश मंदिर जो है, कैलाशनाथ मंदिर, इसे राजसिंहेश्वर या राजसिद्धेश्वर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय में बंगाल का शासक जो कौन था? तो याद रखिएगा जो बंगाल का शासक था उस समय महिपाल क्या था? तो याद रखिएगा महिपाल द्वितीय नहीं प्रथम था। क्या था? महिपाल प्रथम था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जेरोस्ट्रियनों यानी कि पारसियों को शरण दी, जो कि
ईरान है, यानी पर्सिया से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे। तो किसने दिया था? तो याद रखिएगा वो चालुक्य या चोल या होयसल नहीं थे, वे थे राष्ट्रकूट थे। कौन थे भैया? वो राष्ट्रकूट थे, याद रखिएगा कौन थे? राष्ट्रकूट थे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वेगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? तो याद रखिए कि वो विलय करने वाला कौन था? तो वो था राजेंद्र। कौन था भैया? राजेंद्र द्वितीय नहीं, प्रथम नहीं, राजेंद्र तृतीय था। कौन था? राजेंद्र तृतीय था, जिसने वेगु के चालुक्य राज्य को चोल साम्राज्य में विलय कर लिया। विलय मतलब होता है मिला लेना। अगला क्वेश्चन है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो ये प्रचलन मतलब शुरुआत जो है किसने किया था? तो याद रखिएगा शुरुआत करने वाला था विक्रमादित्य फोर्थ। विक्रमादित्य फोर्थ जो था इसकी जो है शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है विक्रमाचरित्र का रचिता, मतलब इस नाम की किताब की जो है रचना जो है बिलहन एवं मित्राक्षरा के रचना ज्ञानेश्वर जो है। अब यहां से देखिए 2 क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन बनेगा कि विक्रमारचित्र की रचिता कौन है? तो बिलहन है। और मित्राक्षरा जो है, मित्राक्षरा के रचनाकार कौन है? तो विज्ञानेश्वर है। अब इसकी संरक्षक जो है कौन शासक था? यानी इन दोनों जो राइटर हैं इनकी रक्षा कौन कर रहा था? उस समय शासक कौन थे? तो याद रखिएगा उस समय थे विक्रमादित्य चतुर्थ, यानी विक्रमादित्य चौथे थे। अगला क्वेश्चन है मित्राक्षरा जो है मित्राक्षरा की विषय वस्तु क्या है? यानी कि कौन सा इसमें विषय वस्तु है? तो याद रखिएगा इसमें विषय वस्तु देखेंगे तो याद रखिएगा इसमें जो है किसकी चर्चा की गई है? तो इसमें चर्चा किया गया हिंदू परिवार की। किसकी? हिंदू परिवार की विधि संहिता की चर्चा की गई है। किसकी? विधि संहिता की चर्चा की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएंगे पल्लव की राजधानी थी। तो पल्लव की राजधानी क्या थी? पल्लव की राजधानी नहीं, पल्लव की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी, याद रखिएगा। ठीक है, खासकर साउथ भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी भाषा जो थी ना वो संस्कृत भाषा ही थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे गोपुरम, यानी जो मुख्य द्वार होता है मंदिर का, उसका प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? यानी सबसे पहले ये डिजाइन जो है किस मंदिर में देखने के लिए मिला था? तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर में जो है देखने के लिए मिला था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आएंगे 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो याद रखिएगा ये जो किस राज्य में मिला है? तो ये मिला है कर्नाटक में मिला हुआ है। किस राज्य में? कर्नाटक में मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? यानी अपना जिंदा रहने पर ही अपना अगला उत्तराधिकारी बना देते थे। तो याद रखिएगा ये व्यवस्था चोलों में थी। चोल शासक जो थे ये अपना मरने से पहले ही अपना उत्तराधिकारी जो है चुन लेते थे। इससे क्या होता था? लड़ाई होने से बच जाती थी। उत्तराधिकारी के लिए आपस में लड़ते नहीं थे शासक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत का तक्षकोलम का युद्ध हुआ था। तक्षकोलम का जो युद्ध हुआ था वो किन के बीच में हुआ था? तो चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको तक्षकोलम कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एलोरा गुफाओं का निर्माण जो है किसने कराया था? तो एलोरा गुफाओं के निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था, याद रखिएगा। अब आएंगे कुछ साइंस के कुछ क्वेश्चन देख लेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पहला लिखा है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण क्या होता है? पलायन वेग होता है। ठीक है, पलायन वेग होता है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो 2% बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। एक लकड़ी बोल रहा हूं, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। मतलब क्या है कि आप झुलुआ पर झूल रहे हैं, आपका दोस्त आया वो बैठ गया आपके बगल में, उसी झूले में बैठ गया, तो क्या उसका समय घट जाएगा? नहीं बदलेगा, उसका समय जो है सेम टू सेम रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हम रेडियो की जो घंटी जो होता है या उसकी जो कुंडी होती है उसको घुमाकर विभिन्न स्टेशनों में प्रोग्राम सुनते हैं। आप रेडियो होगा उसको घुमा घुमा के ऐसे चैनल लगाते होंगे, ये चैनल वो चैनल, और आपका मनपसंद गाना लग जाता होगा तो बढ़िया से सुनते होंगे, है कि नहीं, कान में सटा के। तो ये जो है इसे क्या बोलते हैं? तो यह संभव जो है
अनुनाद के कारण होता है। ये प्रक्रिया जो है किसके कारण होता है? अनुनाद के कारण होता है। अगला लिखा है वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह को किस में नापते हैं? वेंचुरी मीटर में नापते हैं। चौराहे पर पानी के फुवारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने के कारण दाब जो होता है घट जाता है। यहाँ ये याद रखना है कि पानी का अगर वेग अधिक होगा तो दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगला है यदि द्रव्यमान परिवर्तन हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ता आधी हो जाए, ना सिकुड़ कर अगर आधी हो जाए तो दिन कितना हो जाएगा? तो दिन का समय भी घट के 12 घंटा हो जाएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकंड की वेग से फेंका जाए तो वो पिंड जो है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उस 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड इतना तेज वेग है कि एक सेकंड में 11.2 सेकंड जो है कोई भी चीज उतना चल जाए। जब उतना तेज अगर चलेगा ना तो पृथ्वी का पावर नहीं लग पाएगा, पृथ्वी उस चीज को अपने तरफ नहीं खींच पाएगी, वो चीज आसानी से पृथ्वी से बाहर निकल जाएगी। जैसे रॉकेट वगैरह जो जाता है ना अंतरिक्ष में, इसी स्पीड से निकलता है। अगला है उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री जो है क्या प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगला है यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो उसका द्रव्यमान वही रहेगा परंतु उसका तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा, याद रखिएगा। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, याद रखिए। खाना बनाने वाले बर्तन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता होनी चाहिए। अगला है झरना में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? ताप जो है बढ़ जाता है। 14 नंबर जो है केल्विन तापमापी में बर्फ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री केल्विन होता है। गलनांक मतलब जिसपे वो गल जाए। अगला है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा में है। बॉटनी जो होता है जिसमें देखो जो बायोलॉजी को 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। बायोलॉजी किसमें पढ़ता है? 2 भागों में। एक को बोलते हैं जूलॉजी, दूसरे को बोलते हैं बॉटनी। जूलॉजी में जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ा जाता है, यानी जीव जंतु के बारे में, और वही बॉटनी में जो है पेड़ पौधे के बारे में पढ़ा जाता है। वही बॉटनी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। कई बार मैं बता चुका हूं कि ग्रीक जो होता है वो यूनान की भाषा है। और एक आता है लैटिन भाषा। लैटिन भाषा कहाँ होती है? वो इटली यानी रोम की भाषा है, याद रखिएगा। अगला आएंगे यहाँ पर। यहाँ तक आप सभी का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और आप सभी जो भी नए स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर जो है हमारे साथ क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं और यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए GS 40 बैच जो है किसी भी स्ट्रीम से हो, PRT 6 to 8 9 10 11 12 कोई भी हो जिसमें आपको GS पढ़ना है तो GS 40 का बैच आप ले सकते हैं। मात्र जो है 249 में आपको बैच जो है मिल जाएगा। उसमें PDF नोट सारा चीज कंप्लीट मिल जाएगा। और अगर आप आर्ट्स वाले स्ट्रीम से हैं, यानी आपका मेन में आर्ट्स सब्जेक्ट है, आर्ट्स में कौन सा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये 3 चीजें हैं, तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हैं। 349 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। उसी तरह 1 to 5 का भी कोर्स है। स्पेशल भूगोल पढ़ना चाहते हैं 6 से लेकर 12 तक, तो उसका भी कोर्स आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ कैसे आपको ढूंढना है। इतिहास भी आप लोग स्पेशल पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं। अब तक जो है 80 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आंकड़ा है अभी जो है 100+ क्रॉस कर चुका है। ये पहले का आपको PDF दिख रहा है। अब तक जो है 100 बच्चों का सिलेक्शन जो है इस बार जो है बच्चों का यहाँ से पढ़ने वाले बच्चों को हुआ है। विद प्रूफ के साथ मैंने कई बार आप लोगों को दिखाया हूँ। जो नए स्टूडेंट हो गए एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ सारा चीज आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो मिनिमम चार्ज में बेस्ट क्वालिटी में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो इस नंबर पर जो है क्या करना है आप लोग को व्हाट्सएप कर देना है। कोशिश करें कि व्हाट्सएप करें, बहुत ज्यादा नेसेसरी होगा तब कॉल कीजिएगा। आपको ये नाम जो है सर्च करना है प्ले स्टोर पर, यूट्यूब पर तो देख ही रहे हैं, टेलीग्राम पर, जहां भी ये नाम सर्च कीजिएगा सेम लोगो दिखाई देगा। कौन सा लोगो? जो चैनल का जो लोगो है वही आपको दिखाई दे देगा। यहाँ पर लोगो देख सकते हैं, यही लोगो आप सभी को दिखाई देगा और ये नाम देगा। अगर एप्लीकेशन को ढूंढने में या चैनल को ढूंढने में किसी भी तरह की समस्या होगी, चाहे टेलीग्राम चैनल हो या एप्लीकेशन हो, तो आप जो है उस नंबर पर जो है, जो नंबर आपके सामने जो दिख रहा था उस नंबर पर क्या करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। यहाँ से लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास में क्या क्या मिल रहा है तो याद रखिएगा, MCQ खुद से बनाया गया वो भी आपको मिलेगा, साथ में 1 लाइनर नोट्स मिलेगा। उसके अलावा जो है PDF जो मिलेगा, अलग अलग तरह के PDF, जैसे कि बुक का PDF मिलेगा। कौन सा बुक? जो है NCERT बिहार बोर्ड दोनों ही बुक मिलेगा, हाईलाइट किया हुआ है। क्या किया हुआ? तो हाईलाइट किया हुआ बुक आपको मिल जाएगा, जो आप अपने से खुद से सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। उसके साथ जो है लेक्चर वीडियो भी मिल जाएगा
और याद रखिए, अगर आपको सिर्फ ये चीज़ें चाहिए, यानी पीडीएफ ही चाहिए, पीडीएफ बुक, नोट्स और एमसीक्यू चाहिए, लेक्चर वीडियो नहीं चाहिए, तो उसका भी वहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। या दोनों चाहिए, प्लस में दोनों ही एक साथ चाहिए, तो दोनों भी आपको मिल जाएगा। तो आप सभी को देरी नहीं करना है, आप सभी को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें जो है आपको छूट जाएगी, मिस हो जाएगी और इतने कम प्राइस में बेहतर तरीका से नहीं मिल पाएगा। जो लोग नए होंगे, आप सभी जानते हैं, आप लोगों को बेहतर लगा होगा क्लासेस, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास जो है भेजने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे क्लास में, और किसी भी तरह का डाउट होगा, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होगा तो बिल्कुल बेधड़क जो है व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और 2 दिन बाद हम लोग फिर से जिंदा आएंगे लोग 2 तारीख से, जो आप सभी वहाँ पर भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।